नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपके ठीक सामने आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं एनटीएससी पढ़ाने वाले आपके सारे टीचर्स जो कि आपको सोशल साइंस, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी पढ़ाते हैं। और ये सारे टीचर्स इतने प्राइड के साथ और इतने गर्व के साथ इसलिए खड़े हैं बिकॉज इन सब की ताकत है आप स्टूडेंट्स जो कि रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं। एंड आप लोग जब भी कामयाब होंगे तब हम होंगे कामयाब एनटीएससी में। आपके अच्छे स्कोर्स, आपकी मेहनत, आपके रिजल्ट्स, आपकी सक्सेस है हमारी कामयाबी। और हमें यकीन है कि हम जरूर होंगे कामयाब बिकॉज हमारा जो इंटेंशन है वो बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि भाई एनटीएससी या फिर कोई भी पढ़ाई आपको पढ़नी हो, कुछ भी आपको करना हो लाइफ में, फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th, मैनेट ब्रेन्स हमेशा ये प्रयास करता है कि आपको सारा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले बिकॉज एजुकेशन इज द बेसिक राइट। एंड हम हमेशा मानते हैं कि विद्यादान महादान होता है। तो अगर आप हमारे साथ पढ़ाई करते हैं तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड यस, प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिले और सबके सब मैक्सिमम नॉलेज गेन कर पाए बिना कुछ भी कॉस्ट दिए। चलिए, तो हमारा जो ज्ञान प्राप्त करने की जो हमारी प्रथा है, परंपरा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज एनटीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स का जो हमारा पार्ट है उसमें एक चैप्टर है एलजेब्रा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल अलग अलग स्टेट्स में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं क्योंकि टॉपिक ही इतना वास्ट है। फ्रॉम क्लास 8 to 10th बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला के ये पूरा बनता है। और आप अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको पक्का अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके मैथ्स पार्ट में एज फार एज एनटीएससी इज कंसर्न। और हमारा तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका जो हम हर बार फॉलो करते हैं दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसी पे फोकस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस आज का हमारा जो सेशन होगा वो होगा 2017-18 के जो हमारे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पिछले सेशन में ही कवर कर चुके हैं, तो इस सेशन में हम फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे और सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जहां तक हम पहुंच पाए बेसिकली। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 15 तक कहां कर चुके हैं हम, पिछले वाले सेशन में कवर कर चुके हैं। यहां पे शुरू कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 16 से। आपको एक बार दोबारा जानकारी के लिए बता दूं, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज क्वेश्चन है हमारा कि भैया आपको बताना है कि इस इक्वेशन के जो आपके सामने इक्वेशन दी है जिसको मैं यहां पे देख पा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ 3x² - 7x - 5, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट बताना है आपको। क्या बोल रहा है आपका सवाल, एक इक्वेशन है उसके रूट्स का प्रोडक्ट बताना है। अब दो तरीके सॉल्व करने के, पहला या तो इसके एक्चुअल रूट्स निकाल दो फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो कि थोड़ा समय लेगा कि पहले रूट सोचो, निकालो, उसके बाद फिर प्रोडक्ट करो, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो हमने अभी अभी रिसेंटली कक्षा 10वीं में ही पढ़ा है, यदि आप 10वीं में आ गए हैं तो, पर यदि आप 9वीं में है तो आप 10वीं में अगले साल पढ़ लेंगे। वो कॉन्सेप्ट है हमने सीखा है कक्षा 10वीं में जहां पे हम बताते हैं कि बिना रूट्स निकाले उनका प्रोडक्ट क्या होगा वो प्राप्त करने की विधि, और वो है हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है हमेशा C/A के बराबर। और सम कितना होता है, इसी के साथ अब पढ़ते हैं, सम ऑफ द रूट्स कितना होता है, वो होता है -B/A के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करते हुए हम यहां पे इस सवाल का जवाब चुटकियों में निकाल देंगे। चलिए, तो प्रोडक्ट क्या होता है, C/A। प्रोडक्ट मतलब हो जाएगा यहां पे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, जहां पे अल्फा बीटा हम लिखते हैं किनके लिए, रूट्स को एक जनरल नाम दिया गया है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा C/A, जहां पे C होगा -5, ठीक है, और A होगा 3। कितना होगा C हमेशा कहा जाता है ये वाले पार्ट को, और A कहा जाता है x² के कोएफिशिएंट को, B कहा जाता है x के कोएफिशिएंट को, ठीक है। आपको एक फटाफट मैंने रिवीजन करवा दिया। तो C मतलब हो जाएगा यहां पे -5 और A हो जाएगा 3। तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको मिलेगा इन द एंड -5/3 के बराबर, जो कि है आपका ऑप्शन बी। पर हम यहां पे अकेले डिसाइड नहीं करते, हमारे क्या रीति रिवाज है कि हमारे जो आदरणीय सम्माननीय बुजुर्ग हैं कंप्यूटर जी, उनका एक बार हम हमेशा राय लेते हैं, उनका जवाब क्या आ रहा है। उनका जवाब भी है ऑप्शन बी। तो मतलब यहां पे यह सवाल होता है हमारा समाप्त। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर
और मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है आपसे, द वैल्यू ऑफ n फॉर विच एक्सप्रेशन x पावर 4 प्लस 4x³ प्लस nx² प्लस 4x प्लस 1 बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पे नोटेबल चीजें क्या है, एक तो ये आपका एक्सप्रेशन है, दूसरा यहां पे इसको बनाना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे आप परफेक्ट स्क्वायर, बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपको इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। चलो अब जरा ध्यान दो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो एक तो यहां पे सिस्टम ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि x प्लस 1 की पावर 4 कितनी होती है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर आपको चाहिए x पावर 4। अब x पावर 4 लाने का एक तरीका तो यही है, परंतु x प्लस 1 पावर 4 कक्षा 10वीं तक पता होना बहुत ही कम लोगों के पास इसकी जानकारी होती है, बिकॉज ये आपको कभी भी पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, तो इसको यूज करना अगर आपको आता है, अगर आपको ये याद है, जो कि मैं आपको इस सवाल के अंत में बताऊंगा अभी कि क्या होता है, तब तो आप लिख सकते हैं। पर अगर यदि ये याद नहीं है तो कैसे अप्रोच करेंगे, तो यदि आप अप्रोच को डिस्कस करें तो अप्रोच कुछ ऐसी होगी हमारी कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग x प्लस 1 की पावर 4 हम फाइंड करेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमें आता है। ठीक है सर, y ओनली प्लस 1, y नॉट माइनस 1 या प्लस 2 या माइनस 2। देखो प्लस चुनने का पहला रीजन ये है कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। अगर एक भी वैल्यू या दो वैल्यू नेगेटिव हो जाती तो हम माइनस चुनते, क्योंकि वहां पे फिर माइनस का यूज आ जाता। पर यहां पे क्योंकि सारी वैल्यूज प्लस हैं इसलिए प्लस कर दिया आपने। दूसरा y ओनली 1, बिकॉज आप वैल्यूज देखो तो बहुत मिनिमलिस्टिक है। यहां पे प्लस 1 है और यहां पे भी 4x है, केवल 4x³ है, तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है। तो इसलिए हमने x प्लस 1 का होल स्क्वायर पे एक बेट लगाया कि ये हो सकता है। नहीं होगा तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए तो व्हाट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो आपको याद ही होगा, a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2x प्लस 1, ये क्या हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं और अपना जवाब निकाल सकते हैं। वेरी गुड, चलिए दोनों ब्रैकेट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो जब हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला ब्रैकेट को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो भाई ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर साथ में होगा प्लस 2x वाला, और लास्ट में होगा प्लस 1 वाला। अभी मैं इसको बीच में फिलअप करूंगा, अभी मैं सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूं कि x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कहां से आया, दूसरा वाला ब्रैकेट, फिर 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्योंकि भाई हमने क्या पढ़ा है, भाई हमने यही पढ़ा है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर आएगी तो ब्रैकेट के हर एक सदस्य को मिलेगी। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x पावर 4, 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x³। ठीक है, प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि 2x इंटू 1 करने पे केवल 2x बचेगा, प्लस यहां पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए अब आप क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं जो एक जैसे उन्हें आप ऐड कर देंगे। जैसे यहां पे x पावर 4 अकेला ही रहेगा, उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 2x³ प्लस 2x³ मिला के हो जाएंगे 4x³। और यदि आप ध्यान से देखें ऊपर तो पहले दो टर्म यही है जो हमें मिल रहे हैं, तो मतलब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, प्लस अब गिनो x स्क्वायर वाले, तो 1 यहां पे 4 और यहां पे 1 तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, आगे ये 2x और ये 2x जुड़ जाएंगे तो ये वाला 2x और ये वाला 2x जुड़ के हो जाएगा प्लस 4x, और केवल बचेगा 1 प्लस 1। देखो सारे टर्म काउंट हो गए। इसको आप आपके सवाल से मैच कीजिए, सारी वैल्यूज मैच हो रही हैं। एक मिडिल वाली जो मिसिंग थी उसकी जगह पे कौन आ जाएगा कंपेयर करने पे, भाई n की वैल्यू आएगी 6 के बराबर। किसके बराबर आएगी, n की वैल्यू 6 के बराबर, जैसा कि हमने यहां पे देखा। और यही होता है
यही होता है x प्लस 1 की पावर 4 का एक्सपैंडेड फॉर्म, दैट इज x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ये हो गया मैक्सिमम। फिर यहां से आप वापस नीचे आते हैं प्लस 4x प्लस 1, मैक्सिमम मतलब देखो वैल्यू 6 तक पहुंच गए। क्या आपको ये समझ में आया? सर अगर वो याद ना रहे तो बिकॉज इतना फ्रीक्वेंट नहीं रहेगा, अगर वो याद ना रहे क्योंकि आप उसको बार बार नहीं पढ़ने वाले हैं, तो इस तरीके से x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करके आप x पावर 4 को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। और उससे पहले ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर जी की परमिशन चाहिए, तो जैसा कि हमने मार्क किया था ऑप्शन डी 6 करेक्ट है, कंप्यूटर जी की भी परमिशन है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 18। सपोज x प्लस वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, अब देखो यहां पे सवाल देखने में बहुत ही आसान टफ लगता है लेकिन एक्चुअली इजी है। एक तो ये पता है आपको कि x रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई इक्वल टू 183, दूसरा आपको पता है कि x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल टू 182। आपको क्या बताना है? 18/5 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो एक चीज जो यहां पे आपको सबसे पहले सीखनी है कि आपका जो सवाल है वो x प्लस वाई के साथ 18/5 पूछ रहा है, कोई ऐसा नॉर्मल सा नंबर नहीं पूछ रहा है कि ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई बता दो, थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई बता दो। मतलब आपको यह समझ में आना चाहिए कि कोई ना कोई कैलकुलेशन करके रिजल्ट इसके आसपास का आएगा। इसीलिए कुछ भी नंबर ना लेके उन्होंने एग्जैक्टली 18/5 बोला, बिकॉज पक्का उन्हें सॉल्व करते समय ये कहीं ना कहीं से मिलने वाला होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप यहां पे x रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कि उसको इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस x को मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख दूं? कोई दिक्कत? क्या किया मैंने x को लिखा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, कहीं कोई समस्या? नहीं सर। इसके साथ एक और रूट एक्स पहले से था, तो ये जो x था उसको हमने रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखा, ये वाले रूट एक्स को हमने एज इट इज लिख दिया। यहां पे y था तो आपने लिखा रूट y इंटू रूट वाई, या आपने y को ब्रेक किया, साथ में एक और रूट y था उसको भी आपने ब्रेक करके लिखा, तो ये हो गया 183। ठीक है, चलिए तो भाई ये हो जाएगा रूट एक्स का क्यूब, है ना, और साथ में हो जाएगा प्लस रूट y का क्यूब। ठीक है, एंड इन दोनों को मिला के हो जाएगा 183 के बराबर। ठीक है, चलिए रूट एक्स का क्यूब रूट वाई का क्यूब इज इक्वल टू 183, ये मुझे कुछ सिमिलैरिटी मिल गई। अच्छा तो यहां पे सवाल था उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं, जो यहां पे हमारी दूसरी इक्वेशन थी उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो है हमारे पास एक्स रूट वाई, ठीक है, प्लस वाई रूट एक्स इज इक्वल टू 182, ऐसा कुछ मिल रहा है आपको? जी सर। अब यहां पे यदि आप ध्यान दें तो इस x को भी मैं लिख सकता हूं रूट एक्स इंटू रूट वाई, है ना, जो अपने x था उसको ब्रेक किया, रूट एक्स इक्वल्स टू इंटू रूट वाई, और यहां पे आपको मिला रूट वाई इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 182। जो y था उसको आपने ब्रेक किया किस फॉर्म में? रूट वाई इंटू रूट वाई, बिकॉज रूट वाई इंटू रूट वाई करोगे तो y मिल जाएगा, है कि नहीं? वैसे ही रूट एक्स इंटू रूट एक्स करोगे तो x मिल जाएगा, बिकॉज जब आप रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होल स्क्वायर बन जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, आपको मिलेगा आपका जवाब। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है यहां पे आपको कॉमन चीजें क्या मिल रही हैं भाई? रूट एक्स रूट वाई इसके पास है, रूट एक्स रूट वाई इसके पास भी है, तो यहां से हम उठाएंगे रूट एक्स रूट वाई कॉमन, तो अंदर क्या मिलेगा हमें मिलेगा रूट एक्स इंटू रूट वाई कॉमन, अंदर मिलेगा एक रूट एक्स प्लस एक रूट वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 182, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, काफी काम आने वाला है। ठीक है, चलिए अब आप दोनों रिजल्ट्स की ओर गौर कीजिए। एक तरफ है आपके पास रूट एक्स क्यूब प्लस रूट वाई क्यूब,
दूसरी तरफ है आपके पास रूट एक्स रूट वाई इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। तो क्यूब अगर है हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है a प्लस बी का होल क्यूब यूज करने का, जो कहता है कि भाई रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल क्यूब, रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल क्यूब वुड बी इक्वल टू रूट एक्स का क्यूब, ठीक है, प्लस रूट वाई का क्यूब, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा आपको, रूट एक्स क्यूब प्लस रूट वाई क्यूब। बिकॉज मुझे अगर रूट एक्स और रूट वाई मिल जाएंगे तो किसी तरह मैं एक्स प्लस वाई पे पहुंच जाऊंगा, वरना तो कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए रूट एक्स क्यूब प्लस रूट वाई क्यूब, यहां पे क्यूब आएगा, प्लस 3 रूट एक्स इंटू रूट वाई इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई, है ना, ये होगा। आप वैल्यूज पुट कीजिए, यहां से आपको मिलेगा 183। कहां से आया, ठीक ऊपर देखिए आपको रूट एक्स क्यूब और रूट वाई क्यूब की वैल्यू दी है 183। इधर पे यदि आप ध्यान से देखें, जो 3 के बाद का जो पूरा पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा पार्ट आपकी इसकी वैल्यू पता है आपको कितनी है, 182। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 182। अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 183 इंटू 3 इंटू 182। तो पहले 182 इंटू 3 करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 182 इंटू 3 किया तो 3 2 जा 6, 8 या 24, 4 या 2 ऊपर, 3 1 जा 3, 4 5। उसमें कितना ऐड करना है, उसमें 183 और ऐड करना है। 6 और 3 9, 9 4 12, 5 और 1 6 7, कुल मिला के आएगा 729। कितना आएगा, 729। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल क्यूब यदि है 729 के बराबर, और जितना मुझे गणित आता है तो 729 किसी का क्यूब है, किसी का क्यूब है, तो मतलब साफ है सर कि रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू हमें प्राप्त होने वाली है, जो कि कितनी हो जाएगी सर, रूट एक्स प्लस रूट वाई हो जाएगा हमारे पास यहां पे 729 का क्यूब रूट, क्योंकि देखो क्यूब था इस तरफ, साइड चेंज करेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, जो कि सॉल्व करने पे आपको मिलेगा कितना, सॉल्व करने पे हमें मिलेगा सर 9 के बराबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई है 9 के बराबर। चलिए अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा था, एक्स प्लस वाई इंटू 18/5। तो पहले आपको एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा, वो कैसे करोगे आप सर, होल स्क्वायर करके। तो यहां पे रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर किया जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 9 स्क्वायर 81। व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर a स्क्वायर दैट इज रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज रूट वाई का स्क्वायर, ठीक है, साथ में हो जाएगा प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू रूट वाई, एंड ये सब है 81 के बराबर। अब समस्या क्या है सर, समस्या ये है कि x यहां तो हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई, लेकिन साथ में 2 रूट एक्स रूट वाई है, इसकी वैल्यू कहां से लाएंगे। थोड़ा सा नजरों को ऊपर उठाइए, आपके पास रूट एक्स इंटू रूट वाई अवेलेबल है, लेकिन साथ में प्लस रूट एक्स और प्लस रूट वाई भी है, जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो आप क्या कर सकते हैं सर, वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यदि इसको हम यूज करें तो हमें मिलेगा कि भाई रूट एक्स इंटू रूट वाई, ब्रैकेट के अंदर की चीजों का वैल्यू है 9। देखो आपने लिखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 9, और यहां पे आएगा 182। तो यहां से आपको मिलेगा कि रूट एक्स इंटू रूट वाई है 182 अपॉन 9 के बराबर। क्या वो 9 से कैंसिल हो रहे सर, 9 2 जा 18, नहीं कैंसिल तो नहीं होंगे, तो आपको वैसे का वैसा ही उसको लिखना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें वहां से प्राप्त हो जाएगी कितनी, अगर मैं इसी को यूज करते हुए लिखूं तो x प्लस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ 182 इंटू अपॉन 9 इज इक्वल टू 81, ये हमें प्राप्त होगा, ठीक है। आप चाहें तो उन्हें मल्टीप्लाई करके फिर उस तरफ भेज सकते हैं, एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे, आपको x प्लस वाई की वैल्यू प्राप्त होगी। चलिए अगर आप यहां से कुछ कॉपी करना चाहें तो फटाफट कर लीजिए, बिकॉज मैं उसको छोड़ के बाकी पूरा रिजल्ट एक बार गायब कर रहा हूं, बिकॉज हमारे कुछ काम करनी है और जगह भी नहीं है सॉल्व करने की। अगर आप कोई रिवीजन चाह रहे हैं यहां तक का तो फटाफट सुन लीजिए। देखिए आपके पास था एक्स रूट एक्स और वाई रूट वाई इक्वल टू 183, आपने उसको थोड़ा सॉल्व किया,
आपने x को लिखा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, y को लिखा रूट वाई इंटू रूट वाई, उसको और सॉल्व किया। देखो यहां पे क्या हुआ, जैसे आपने x को रूट एक्स के उसमें ब्रेक किया, आपको 3 रूट एक्स मिल गए जो कि हो जाएंगे रूट एक्स क्यूब के बराबर, प्लस हो जाएगा रूट वाई क्यूब। आपने यहां पे इस जानकारी को और दूसरी इक्वेशन से जहां पे आपको x इंटू रूट वाई था उसको भी सेम तरीके से ब्रेक करके जितना चीजें कॉमन निकल सकती थी उतना निकलते हुए अपने जवाब को प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, अब आपने उसको सॉल्व किया तो वो हो गया 182 के बराबर। फिर उन दोनों इक्वेशंस का यूज करके आपने सॉल्व करके निकाला कि रूट एक्स प्लस रूट वाई है 9 के बराबर। लेकिन वहां तक हमारा काम नहीं बने क्योंकि हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। तो आगे की हमारी पूरी मेहनत कहां लगी, तो आगे की हमारी मेहनत लगी रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर करके x प्लस वाई तक पहुंचने की, जिसके हम काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। चलिए, तो अगर मैं इस साइड को ही केवल यूज करूं हमारे इस प्रश्न का अंतिम पार्ट निकालने के लिए, तो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 माइनस, यहां पे कितना होगा सर 182 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, कितना चाहिए उसके बाद सर 8 2 जा 4, 8 दूनी 16, एक कैरी 2 1 जा 2 3 एंड यहां पे है 9। चलिए, तो x प्लस वाई हो जाएगा यहां पे 9, अगर आप लेंगे एलसीएम तो 9 और 8 9 जा हो जाएगा 72, 729 माइनस 364 होल अपॉन 9। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो x प्लस वाई मिलेगा आपको। भाई 9 में से 4 गया 5 बचेगा, यहां पे 12 में से 6 गया 6 बचेगा और 6 में से 3 गया 3 बचेगा, तो 365/9। लेकिन क्या आपको x प्लस वाई बाय 9 चाहिए था? नहीं सर, हमें तो x प्लस वाई के साथ 18/5 भी चाहिए। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5। तो जब आप इस तरफ 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ भी आपको करना पड़ेगा और तभी आपको अंतिम उत्तर प्राप्त होगा। तो यहां पे 9 1 जा 9 2 जा, सॉल्व कीजिए आगे। सर 5 के टेबल से कैंसिल होगा 365, तो 5 7 जा हो जाएगा 35 बचेगा, तो 5 3 जा 15 इंटू 2 करेंगे आप तो 2 3 जा 6, 7 दूनी 14, 146 आपका जवाब होना चाहिए। तो उतना आसान नहीं था जितना हमें सवाल देख के लगता है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत थी यहां पे, पर देखा जाए तो ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन नहीं था। आपने पहली वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, आपने दूसरी वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, दोनों को साथ में यूज करके रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू निकाली, फिर उसको सॉल्व करते हुए आप पहुंचे कहां तक, एक्स प्लस वाई की वैल्यू तक। x प्लस वाई की वैल्यू प्राप्त करके फिर आपने 18/5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके अपना जवाब यहां पे प्राप्त किया। क्या आपको सवाल समझ में आया? जी सर, काफी लंबा प्रोसेस था, लेकिन अब इसमें कई बार हमें पास शॉर्टकट नहीं होते हैं, ऐसे ही पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ता है, आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं। चलिए एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या आ रहा है। उनका जवाब भी है ऑप्शन बी 146, तो मतलब हम यहां पे कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19, इफ 1 2 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन वैल्यू ऑफ c इज, अब आपको c की वैल्यू बतानी। चलिए, रूट्स दिया मतलब क्या होता है सर? रूट्स का मतलब है जैसे ही x की वैल्यू हमारे p ऑफ x में, हमारे पॉलिनोमियल में पुट की जाएगी, ये सारी वैल्यूज 1 2 और 3 x की जगह, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, अर्थात इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है? सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है x पावर 4, माफ कीजिएगा पेन यूज कर लेते हैं। चलिए, x पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब आपने जैसे ही बोला कि भाई एक रूट है 1, अर्थात जैसे ही x की वैल्यू 1 रखी जाएगी हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब वो 0 के बराबर आ जाएगी। तो 1 पावर 4 प्लस a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये ठीक लगता है? क्या किया आपने? x की वैल्यू जगह की रखी 1 और आपका समाधान आपको मिल गया। यहां से आपको मिलेगा 1 प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आएगी जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे,
तो इन दैट केस इट वुड बी, अब यहां पे लिख देते हैं x इक्वल टू 1 वाला केस, यहां पे है x इक्वल टू 2 वाला केस, दैट इज 2 पावर 4 प्लस कितना है a इंटू 2 स्क्वायर प्लस यहां पे b इंटू 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 पावर 4 होता है 16 यदि मैं गलत नहीं हूं तो, प्लस यहां पे हो जाएगा 2 2 जा 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये ठीक है? क्या किया आपने, जहां जहां पे आपको x दिख रहा था वहां पे आपने x की वैल्यू रख दी 2, तो 2 पावर 4 मतलब हो गया 16, फिर 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू a, ठीक है, फिर 2bx मतलब 2 इंटू बी और लास्ट में c। यदि आप x की वैल्यू 3 रखते हैं, यदि आप x की वैल्यू 3 रखते हैं तब आपको क्या मिलेगा सर? सबसे पहले मिलेगा 3 पावर 4 प्लस a इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज यहां पे हो जाएगा 9 प्लस 3 इंटू बी प्लस c इज इक्वल टू 0। 3 पावर 4 कितना हो जाएगा सर? 81 प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9a, यहां पे आपको मिलेगा प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। सोचने वाली बात, 3 इक्वेशंस, ठीक है, और 3 ही अननोन क्वांटिटी, दैट इज a, b और c। तो जब आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब आपको आपका जवाब मिलेगा a, b, c। सबसे पहले हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? एक तरीका यह है हमारे पास कि हम c की वैल्यू, क्योंकि c तीनों में कंसिस्टेंट है, वहां से c की वैल्यू उठा के यहां पे डालेंगे तो हमें जो इक्वेशंस मिलेंगी वो a और b के फॉर्म में मिल जाएंगी। वेरी गुड। तो यहां से आपको मिलेगा, अगर आप ऐसे देखें तो c इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस 1, ठीक है, c एक तरफ रह गया, बाकी सारी वैल्यू यहां चली गई। तो आपकी ये दूसरी वाली इक्वेशन जो थी वहां पे यदि आप c की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 16 प्लस 4a प्लस 2b और c की जगह आप लिखेंगे माइनस ए माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करने में आपको मिलेगा 3a प्लस बी प्लस 15 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? क्या किया आपने, 4 में से a के माइनस किया तो 3 हो गया, b में से एक b माइनस किया तो b हो गया, और फिर 16 में से एक माइनस किया तो 15 हो गया। हालांकि जब आप सवाल को देखेंगे आपको वैल्यू ऑफ c ही निकालनी है, पर बिना ऐसा कुछ किए आप c की वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते, बिकॉज अदरवाइज देखोगे अगर आप a की वैल्यू या b की वैल्यू यहां से निकाल रहे हो तो उनके साथ कोएफिशिएंट्स भी हैं तो वो भी निकालने पड़ेंगे, तो मेहनत तो उतनी हो जाएगी। दूसरी वाली इक्वेशन में था भाई 81 प्लस 9a, ठीक है, प्लस 3b, क्योंकि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है इन सबको, ठीक है, प्लस c की जगह आप लिखेंगे माइनस a माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको मिलेगा 8a प्लस 2b प्लस 80 इज इक्वल टू 0। क्या ये ठीक है? क्या किया आपने इसको सॉल्व किया भाई, 3 रखा था आपने रूट, तो ये इक्वेशन मिली थी, वहां पे c की वैल्यू डाली। अब यहां पे देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो सॉल्व करने के लिए आपको दूसरी वाली इक्वेशन जो है या पहली वाली जो है इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों इक्वेशन सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा कि भाई 8a प्लस 2b प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 3 2 जा 6a प्लस 2b, 15 दूनी हो जाएगा 30, तो प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कैंसिल करते हुए a की वैल्यू तो प्राप्त कर ही सकते हैं। तो आप करेंगे माइनस 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, यहां पे 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, और 80 में से 30 गया तो 50 बचेगा। सॉल्व करेंगे इसको आप, 2a वुड भी हो जाएगा माइनस 50। फाइनली ये कहां से आया सर? ये 50 इस तरफ था, पॉजिटिव था, साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव। a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 50 बटे 2, तो माइनस 50 बटे 2 दैट इज माइनस 25 हो जाएगी a की वैल्यू, ठीक है। अब आपको a की वैल्यू मिल गई तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहां पे इस इक्वेशन को चूज कर रहा हूं कि भाई इसमें पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू माइनस 25, क्योंकि आपने a की जगह पुट की है वैल्यू, प्लस b प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही होगा। क्या किया आपने, a जहां पे था वहां पे रखा माइनस 25, तो 3 इंटू माइनस 25 करोगे माइनस 75, प्लस करना है 15, तब मिलेगी b की वैल्यू, तो प्लस b इक्वल टू 0। माइनस 75 और 15 को जब आप जोड़ेंगे तो 75 में से 15 जाएगा तो माइनस 60 बचेगा, प्लस b इक्वल टू 0। b की वैल्यू हो जाएगी 60। अब आप क्या करेंगे,
इन सब की वैल्यू आपको सी में पुट करना पड़ेगा, तब तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, बिकॉज आपको चाहिए सी था। सवाल बनाने वाले में भी इतनी अकल है कि उसने आपसे ए और बी नहीं, सीधे सी की वैल्यू पूछी है। तो हमारा सी का वैल्यू था माइनस ए, दैट इज देखो माइनस ऑफ -25 हो जाएगा, बिकॉज ए की वैल्यू सी की वैल्यू कितनी है माइनस ए, तो ए पहले से नेगेटिव है तो आगे वाला एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। प्लस उसका लिखा माइनस बी, तो माइनस बी मतलब -60 और एक -1, क्योंकि ये था माइनस ए माइनस बी और -1, 25 हो जाएगा पॉजिटिव। तो सी की वैल्यू कुल मिला के हो जाएगी -25 प्लस 61, जो कि सॉल्व करने पे कितनी आएगी सर? यहां पे अगर आप 61 में से 25 माइनस करेंगे, 11 में से 5 -6 बचेगा, 5 में से 2 -3 बचेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कितना? 36 होना चाहिए। एक बार दोबारा चेक कर लो कैलकुलेशन। सर 11 में से 5, देखो यहां पे -36 है, सॉरी उल्टा साइन लिखा है मैंने, +25 और -61 है, बिकॉज नेगेटिव था। तो -61 + 25 सॉल्व करोगे, आपका जवाब आएगा -36। अब आपने ऑप्शंस को वेरीफाई किया तो एक 36 है जो कि काफी क्लोज है आपके जवाब के, लेकिन एग्जैक्टली उल्टे साइन वाला है, तो उसको आप मार्क नहीं कर सकते, इसलिए आपको ऑप्शन डी नन ऑफ दीज को मार्क करना पड़ेगा। खाली एक साइन का फर्क है, और यदि इंसान जल्दीबाजी में हुआ तो उससे साइन हो जाएगा इग्नोर, वो फटाफट अपना जवाब क्या मार्क कर देगा? ऑप्शन बी। पर क्या वो ठीक जवाब है? नहीं सर, एक साइन के चेंज होने से पूरा समीकरण बदल जाता है, तो इसीलिए इसको हम अपना जवाब -36 के रूप में नन ऑफ दीज में मार्क करेंगे। क्या किया हमने इक्वेशन में तीनों रूट्स डाले, जिससे हमें 3 इक्वेशन मिली, जहां पे हमें ए बी सी का कॉम्बिनेशन मिल रहा था। एक इक्वेशन को हमने यूज करके 3 इक्वेशन से 2 इक्वेशन वाले मोड में आए, और 2 इक्वेशन से फिर हमने एक वैल्यू निकाली, फिर उस एक वैल्यू से हमने दूसरी वैल्यू निकाली, और उन दोनों की मदद से फिर फाइनली जो हमें चाहिए थी, दैट इज वैल्यू ऑफ सी, वो हमने प्राप्त की, जो कि है -36। हमारे ऑप्शंस के काफी करीब, परंतु फिर भी बहुत दूर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं कि हमारी इतनी मेहनत सफल रही या फिर नहीं। कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन डी सही, तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 है हमारा कि यदि ax² प्लस bx प्लस c है a इंटू एक्स माइनस पी होल स्क्वायर के बराबर, तो आपको a b c के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, वो बताना है। चलिए यहां पे आपको जो शुरू करना है, पूरी कहानी एक ही जगह पे शुरू हो रही है, वहीं खत्म होगी इस वाली इक्वेशन पे। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और ये इस तरफ किसके बराबर? तो भाई इस तरफ है a इंटू, मैं लगे हाथ x माइनस पी का होल स्क्वायर भी ओपन कर रहा हूं, बिकॉज मेरे पास कुछ ऑप्शन तो है नहीं, तो दैट इज ax क्या हो जाएगा यहां पे? x माइनस पी का होल स्क्वायर मतलब सर x² प्लस 2xp, नो सॉरी माइनस है तो -2xp होगा, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, प्लस p², ऐसा कुछ होगा। यस सर। अब आप जब a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ax² माइनस 2apx लिख देते, ठीक है, और साथ में हो जाएगा प्लस ap²। अब क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं, तो यहां पे बेसिकली दोनों चीजें कंपेरेबल हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पे x² वाली चीज के बराबर, दैट इज ax² इक्वल टू ax², जो आपको दिख भी रहा है, ठीक है। bx हो जाएगा आपका जो bx है वो हो जाएगा किसके बराबर? वो हो जाएगा -2apx के बराबर, ठीक है। और लास्ट में c हो जाएगा ap² के बराबर। देखो जिसकी जो पावर है, जो जिस नेचर का है, उसके ही बराबर होगा। जैसे x² सेम वेरिएबल सेम पावर आपस में इक्वल दिख भी रहा है, तो इसको तो हम चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। बीच वाला टर्म x के कोएफिशिएंट्स हैं, तो भाई दोनों बराबर होंगे, तभी तो चीजें आपस में बराबर हो रही हैं। अगर ये बराबर नहीं होंगे हर एक हिस्से, तो तीनों चीजों के बराबर होने के चांसेस नहीं रह पाते हैं। चलिए, तो यहां से आपको मिल रहा है, यदि आप कैंसिल करें तो एक वैल्यू मिल रही है आपको कि b इज इक्वल टू -2ap और c इज इक्वल टू ap
स्क्वायर। आपको यहां पे क्या चाहिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला पार्ट सही है। और अगर आप यहां पे देखें तो आपको एक तो दिख रहा है ABC इक्वल टू 1, क्या ऐसा कुछ यहां पे फिलहाल देखने को मिल रहा है? आप यदि चाहे दोनों को आपको कंपेयर ही करना है तो ए की वैल्यू निकाले दोनों तरफ से, तो इस तरफ से ए की वैल्यू आएगी b अपॉन माइनस 2p इज इक्वल टू ए। ठीक है, आपने ए को छोड़ के बाकी दोनों को वहां भेज दिया। दूसरे तरफ है आपके पास c अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये आपको दो वैल्यूज मिल रही है, एक मिल रही है कि भाई b अपॉन माइनस 2p इज इक्वल टू ए, दूसरा मिल रहा है कि c अपॉन 2p स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, आप सॉरी केवल p स्क्वायर, क्योंकि दोनों a की वैल्यू है तो आप दोनों को साथ में ले जा सकते हैं। तो b अपॉन माइनस 2p इज इक्वल टू c अपॉन p स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप क्या निकालेंगे, यहां से आपको क्या कनेक्शन मिल रहा है कि भाई यहां पे यदि आप देखें तो ये p और एक p कैंसिल, तो b हो जाएगा माइनस 2c अपॉन p। नहीं, यहां तो हम कुछ अच्छा नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ काम में नहीं मिल रहा है, तो ये वाली अप्रोच हमारी थोड़ी सी वापस जाती है। फिर हम क्या करेंगे, अब सर यहां पे a से कंपेयर करना तो हमें काम नहीं पड़ा, हम p से कर लेते हैं। चलिए, तो यहां से मिलेगी आपको p की वैल्यू b अपॉन माइनस 2। देखो ये तो हिट एंड ट्रायल है भैया, कैसे भी पहुंचना है, बस गंतव्य तक पहुंचना है। तो p हो जाएगा b अपॉन माइनस 2a, ये p नीचे भी है तो वहां पे पुट कर देते हैं। तो c मिलेगा हमें c इक्वल टू a इंटू बी अपॉन माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या था, p का स्क्वायर था, तो जो p की वैल्यू थी उसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो c हो जाएगा यहां पे a इंटू पी स्क्वायर, b स्क्वायर माफ कीजिएगा, अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, है ना, और a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, तो ये ऊपर का a और नीचे का एक a कैंसिल, आपको मिला कुल मिला के फाइनली आंसर की b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। ऐसे लिखेंगे क्योंकि 4a यहां जाएगा, तो 4a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? चलिए, तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन डी में हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि भाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac है। तो हमने दो अप्रोच लगाई, एक में हमें सक्सेस नहीं मिली, पहले वाले में जहां पे हम a की वैल्यू रिप्लेस कर रहे थे, पर जब हमने दोनों में और कुछ कॉमन देखा तो p भी कॉमन था, तो वो भी हमने रिप्लेस करने का प्रयास किया और उसी की मदद से हमें यहां पे जवाब मिला कि हमारा उत्तर होना चाहिए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac कनेक्शन के तौर पे। जो इंपॉर्टेंट चीज थी ये कि जब आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, चीजें आपस में बराबर हो गई, तो जब चीजें एक दूसरे के एग्जैक्ट बराबर हो जाती हैं तो फिर रिस्पेक्टिव टर्म्स भी बराबर हो जाती है। उदाहरण के तौर पे एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के बराबर, एक्स वाला एक्स के बराबर, और बिना किसी वेरिएबल वाला बिना किसी वेरिएबल वाले के बराबर। ठीक है, चलिए एक बार कंप्यूटर जी से और कंफर्म कर लेते हैं, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी। तो मतलब हमने इस सवाल को सही अप्रोच किया एंड खत्म किया। अब हम आ गए सवाल नंबर 21 पे, जो क्या बोल रहा है आपसे, विच वन इज द कांस्टेंट टर्म। अब देखो कई बार क्या होता है ना, एनटीएससी में हम लोग सोच के जाते हैं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन आएंगे, एंड इसी टफ वाले क्वेश्चंस के एटीट्यूड की वजह से कई बार वो सवाल जो कि बहुत आसान होते हैं, जैसे कि ये वाला है, इसको भी इंसान ना थोड़े टेढ़े एंगल देखता है कि पक्का इसमें कुछ होगा टफ पार्ट, इतना इजी दे कह सकते, पर ऐसा होता है भाई। प्रश्न बनाने वाला भी सोचता हो कि एक का सवाल तो इजी डाल दो, कम से कम बच्चे थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि इजी हो सवाल, ठीक है, आप सोचें और सोच विचार करने के बाद जो आपने कॉन्सेप्ट लर्न किया उसके हिसाब से जवाब दे। अब जैसे यहां पे आपसे पूछ रहा है सवाल में कि कांस्टेंट टर्म बतानी है इस इक्वेशन में। भाई जो गिवन आपके पास पॉलिनोमियल है, इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट है ये आपको बतानी है। अब व्यक्ति अगर थोड़ा सा ज्यादा शातिर होगा तो वो सोचेगा इतना आसान सवाल, थोड़ी सी दाढ़ी खुजाएगा, सर खुजाएगा, फिर सोचेगा नहीं यार इसमें कुछ ना कुछ तो टर्न होगा। पर एक्चुअली देखा जाए तो आपसे ये पूछ रहा है कि इस इक्वेशन का कांस्टेंट पार्ट क्या होगा। आप ऑप्शन भी देख लीजिए, 4, -5, 2 और -3, सारे जो हमारे नंबर्स थे उनको उन्होंने पकड़ के रखा है। तो भाई हमें पता है कि जिसके पास वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट कहा जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ के बैठे हैं, हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी पढ़ा है, हमने कांस्टेंट वर्ड बहुत बार यूज किया है, ठीक है। तो यहां पे -5 जो है उसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसीलिए आपका जवाब होना चाहिए -5, दैट इज ऑप्शन बी।
अच्छा ये तो फिर भी आसान से ऑप्शन से, यदि मैं होता जहां पे सवाल बनाने वाला व्यक्ति तो मैं एक ऑप्शन देता केवल 5, पॉजिटिव 5। और मुझे पक्का पता है कि हम में से कुछ लोग होंगे जो उसको 5 मार्क करके आएंगे ये सोच के कि माइनस साइन की वैल्यू नहीं है, साइन को हम छोड़ के जाएंगे, हम केवल वैल्यू को मार्क करेंगे। नहीं, हमेशा जब भी आप कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं यदि माइनस साइन है तो उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, जो भी साइन होगा उसे साथ में कैरी किया जाएगा। अगर वो पॉजिटिव 5 हो तो एक्चुअली पॉजिटिव साइन वहां कैरी होता। वो तो मैथमेटिक्स में हमने ऐसी प्रैक्टिस बना ली है कि पॉजिटिव साइन को हम लिखते नहीं है, इसीलिए हम उसको अक्सर ऐसे अलग से मेंशन नहीं करते। पर अगर ये प्लस, ये अगर 2 लिखा है ना तो मुझे पता है कि ये +2 है, ये साइन के बिना है नहीं, लेकिन हम लिखते नहीं इन जनरल वेज। ठीक है, चलिए तो यहां पे जवाब है -5। एक बार कंप्यूटर जी से और कंफर्म कर लेते हैं, उनका जवाब भी है -5। मतलब हमें मिल जाती है यहां पे स्क्रीन क्लियर करने की आजादी और अगले प्रश्न पे मूव करने का फ्रीडम। चलिए अगला प्रश्न, द पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल के बारे में पूछ रहा है जिसकी डिग्री 3 हो। देखिए गुजरात में कितनी मेहरबान हुई थी 2017-18 में कि 2 सवाल ऐसे दिए जो कि हमें आसानी से एनसीईआरटी लेवल के हैं। क्या बोल रहा है आपसे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। अच्छा टू बी ऑनेस्ट ये सवाल इतना आसान नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये आपने पढ़ा है कक्षा 9वीं में। ठीक है, और यदि आपने क्लास 9th अपनी रिवाइज नहीं की है एग्जाम देने से पहले तो आप थोड़ा सा यहां पे गलती कर सकते हैं, या फिर गलत जवाब मार्क करेंगे, या फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं यार असल जवाब क्या था एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, और इसी चक्कर में क्या करेंगे, कंफ्यूजन में या प्रेशर में गलत जवाब मार्क करके जाएंगे। तो मैं फटाफट रिवाइज करवा दूं। देखो डिग्री होती है, सबसे कम डिग्री होती है वैसे तो 0, जो कि किसकी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। उसके बाद डिग्री 1 वाले को क्या कहा जाता है सर यदि डिग्री 1 है तो उसे कहा जाता है लीनियर। यदि डिग्री 2 है तो क्या कहा जाता है सर, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। और यदि डिग्री 3 है तो क्या कहा जाता है, क्यूबिक, जो कि यहां पे पूछा गया डिग्री 3 तो क्यूबिक। अच्छा ऑप्शन सी जो है वो भी काफी कंफ्यूज यहां पे कर सकता है क्योंकि वो कह रहा है पॉलिनोमियल। अब प्रभु जब आपने क्वेश्चन में लिख दिया है कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 तो वो तो पता ही हमें कि पॉलिनोमियल है, तो इसका जवाब आप खुद सोचो। अगर आप पॉलिनोमियल मार्क करके आ जाओ तो आप कहना क्या चाह रहे हो कि पॉलिनोमियल हैविंग 3 डिग्री इज नोन एज पॉलिनोमियल। डज दैट मेक सेंस? क्या जो आपने स्टेटमेंट अभी सुना वो कोई सेंस बना रहा है? नहीं, तो मतलब पॉलिनोमियल तो जवाब हो ही नहीं सकता। अच्छा डिग्री 4 हो तो क्या क्या होता है सर, बाय क्वाड्रेटिक होता है, जो कि अक्सर कम पूछा जाता है, पर यदि पता हो तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ये तो अच्छा डिग्री के हिसाब से हो गया। एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, जिससे अक्सर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स यदि 1 है क्योंकि उसमें 0 का स्कोप नहीं होता है तो उसको कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, यदि 2 होता है तो बाइनोमियल, यदि 3 होता है तो ट्राइनोमियल। तो कृपया दोनों से कंफ्यूज ना हो, दोनों किस वजह से नाम दिए गए हैं, रीजन क्या है, उसको ध्यान में रख के नाम को याद रखें। ऐसा कह सकते हो कि ये मान लो यहां पे नाम है दादी के घर में, वो मान लो नानी के घर में नाम है, तो अलग अलग नाम है लेकिन है भैया, कंफ्यूज नहीं करना है। कई बार क्या इंसान सोचता है नंबर ऑफ टर्म्स वाला बाइनोमियल ट्राइनोमियल है तो डिग्री 3 वाला भी ट्राइनोमियल लिख के आ जाता है, तो ऐसी गलती से अवॉइड करें। ऑप्शन में अगर दिया हो तो भी आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्यूबिक होना चाहिए, जो कि यहां पे है ऑप्शन डी। एक बार हम कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या है। उनका जवाब भी ऑप्शन डी आ रहा है, क्यूबिक। तो मतलब यहां पे ये सवाल आसानी से समाप्त हो जाता है। आसान थ्योरी क्वेश्चन। सवाल नंबर 23। अब देखो गुजरात ने 2 आसान सवाल दिए तो तीसरा वाला टफ दे दिया, एटलीस्ट दिखने में टफ तो दे ही दिया। चलिए पहला पार्ट है आपका क्वेश्चन का कि x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 है। x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2। चलिए इसको हम कर देते हैं इरेज, यहां पे भी एक बार इरेज करके दोबारा। चलिए ये हो गया और ये इक्वल टू 2। यहां पे है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। तो आपको y की वैल्यू प्राप्त करनी है। अच्छा इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, एक कक्षा 10वीं चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें एक पूरा पार्ट है एक्सरसाइज है जहां पे आप
1/x और 1/y टाइप की सारी वैल्यूज को सॉल्व करके अपना आंसर बताते हैं। या तो वो अप्रोच इख्तियार कर सकते हैं, या फिर दूसरी अप्रोच जो कि केवल अक्सर हमारे इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफी बार देखी जाती है कि भाई कुछ मत करो, आप सबसे पहले जैसे यहां पे लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 2, इसको आप लिख सकते हैं इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, और इस तरफ आप लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। ठीक है, क्या किया आपने, आपके पास इक्वेशन थी भाई x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6, तो x माइनस वाई वुड बी इक्वल टू 6xy। क्या ये ठीक है? यस सर। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल में y पॉजिटिव है, इस इक्वेशन में y नेगेटिव है, तो शायद सॉल्व करते करते हमारा एक वेरिएबल गायब हो जाए। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो भाई x माइनस वाई इक्वल टू 6xy, साथ में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप कर देंगे ऐड, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ऐड करते समय अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। यहां मिलेगा आपको 2x, ये हो जाएगा प्लस 0, लेकिन सर हमें y निकालना था, आपने y को ही 0 कर दिया। पूरा सॉल्व करो, आपको जवाब मिलेगा। यहां हो जाएगा 6 और 2 8xy। तो अब कहानी कहां आके रुक गई है, तो भाई कहानी रुक गई है कि 2x इज इक्वल टू 8xy हो गया है। अब क्या होगा, अब इससे इजी तो सवाल बन नहीं सकता। आप क्या करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ x है तो पहली बात तो वो कैंसिल हो गए, तो आपको मिला 2 इक्वल टू 8y। ये जो 8 यहां अकेले बोर हो रहा है वो जाएगा अपने नंबर मित्र के पास, भले ही छोटा हो जाए पर जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा y की वैल्यू। क्या हमने 1/x और 1/y को निकाला उसके बाद y की वैल्यू निकाली? नहीं, हमने केवल क्या किया, हमने केवल आसानी से सॉल्व करते हुए यहां पे सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया, उनमें कुछ कॉमन लिंक निकाले, और जैसे ही हम आगे आगे सॉल्व करते गए हमें हमारा जवाब मिल गया। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जहां पे ऐसी वैल्यूज हो, एक बार इस अप्रोच से सॉल्व करके देखें। यदि जवाब नहीं आता है, इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो वो वाला मेथड आप एनसीईआरटी में सीख चुके हैं, तो आपके लिए कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि अगर इस ऑप्शन से जल्दी आंसर आ गया तो आपको मुनाफा ही होगा, आपका समय बचेगा और आंसर आपका सही समय पे जल्दी आ जाएगा एज कंपेयर टू अदर मेथड। एक बार हम कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं भाई, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, दैट इज 1/4। तो यहां पे हमारा यह सवाल होता है समाप्त। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 24 क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके हम अभी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। पहला तरीका, या तो आप एक्चुअल जीरोस निकालिए उसके बाद प्रोडक्ट निकालिए। दूसरा तरीका जो कि हमें सिखाया जाता है केवल 10th में, जो कि हमें सीधे सीधे एक इक्वेशन के जीरोस का प्रोडक्ट बताता है, जो कि होता है हमारी इक्वेशन पे ही से ही निकला हुआ, तो वो जाएगा C/A। तो यहां पे प्रोडक्ट मतलब मान लो आपके दो जीरो से अल्फा और बीटा, उनका प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा। सी मतलब यहां पे देखो जो एक्स स्क्वायर होता है उसके कोएफिशिएंट को कहते हैं ए, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसको कहा जाता है बी, और जो कांस्टेंट होता है उसी को कहा जाता है सी। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3/A दैट इज 1। तो यहां पे 3/1 आपका जवाब होगा, दैट इज नथिंग बट एक्चुअली इक्वल टू 3, जो कि इसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है। इज दिस क्लियर? यस सर, वेरी इजी क्वेश्चन। यस सर, ऑप्शन बी। कंप्यूटर जी ने भी फटाफट जवाब बता दिया, उनको भी लगा बहुत इजी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 क्या बोल रहा है आपसे, द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वो वैल्यू जिसपे इस इक्वेशन के नो रियल सॉल्यूशन होंगे। इक्वेशन दी है आपको और आपको दिया है नो रियल सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो सॉल्यूशंस का नेचर होता है कि वो रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे कि पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, वो सब हम कहां से सीखते हैं सर? हमने ही पढ़ा है एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे टाइप के सॉल्यूशन होंगे। भाई डी निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो पहले हम इतना काम करते हैं कि d की वैल्यू इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म यहां पे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चलिए b मतलब हो जाएगा आपका x का कोएफिशिएंट, ठीक है, तो ये पूरा x का कोएफिशिएंट है आपका b, ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा c। b स्क्वायर दैट इज 2 इंटू के माइनस 12 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर किया जाएगा। साथ में आपके पास होगा -4 इंटू ए की वैल्यू है के माइनस 12, ठीक है, और यहां पे c की वैल्यू कितनी है इंटू 2। चलिए अब यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू के माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां पे हो जाएगा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 इंटू के माइनस 12। चलिए अब आप क्या करेंगे सर, इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो शायद हमारा जवाब आसान हो जाए। तो भाई d की वैल्यू d इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पे 4 इंटू के स्क्वायर दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करते हुए के स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 12 इंटू के प्लस बी स्क्वायर दैट इज 144, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाय 4 है अभी, यहां पे हो जाएगा -8 के और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 12 इंटू 8 कितना होगा सर 8 दूनी हो जाएगा यहां पे 16, तो 96। चलिए अब जब आप इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा d इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24k प्लस यहां पे हो जाएगा नहीं 12 टू 24 इंटू 4 करेंगे तो और बड़ा नंबर हो जाएगा। और एक बार बताओ यहां पे अगर मैं एक्चुअली आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे आपको मिलेगा एक इक्वेशन जिसकी पावर होगी 2, जिसको आप फर्दर करोगे फैक्टराइज ताकि आप k की वैल्यू निकाल पाओ। उससे बेटर आप क्या करो, थोड़ा सा पीछे आओ और ये वाले स्टेप पे ध्यान दो। यहां पे जो जो आपको कॉमन मिल रहा है वो पूरा का पूरा कॉमन निकाल लो। तो भाई d इक्वल टू यहां पे मुझे 4 और k माइनस 12 मिलेगा कॉमन, ठीक है, आपने 4 ले लिया, आपने k माइनस 12 ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपके पास बचेगा k माइनस 12। सर ये कैसे आया, देखो यहां पे था 4 इंटू के माइनस 12 इंटू के माइनस 12, ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है k माइनस 12। दोनों के पास मतलब पहले और दूसरे वाले के पास, इसके पास 8 है इसके पास 4 है तो हमने 4 ले लिया, ठीक है, दोनों के पास k माइनस 12 तो है एटलीस्ट, इसके बाद तो स्क्वायर है, एक एक्स्ट्रा है तो वो एक एक्स्ट्रा वाला हमने यहां पे लिख दिया k माइनस 12। यहां पे आपको मिलेगा -2, भाई ये किस प्रकार सर -8 था, आपने 4 कॉमन लिया तो 8 होता है 4 इंटू 2 करने पे तो वहां पे बचेगा -2, तो d हो जाएगा आपका 4 इंटू के माइनस 12 इंटू के माइनस 14। इन दो वैल्यूज के कारण आपका d होगा इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब नो रियल सॉल्यूशन में क्या होता है सर, 3 कंडीशन होती है d की, या तो d की वैल्यू मोर देन 0 या d की वैल्यू इक्वल टू 0 या d की वैल्यू लेस देन 0। और रियल सॉल्यूशन कब नहीं आते हैं, जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। तो बेसिकली यहां पे मुझे मिलेगा 4 इंटू के माइनस 12 इंटू के माइनस 14 शुड बी लेस देन 0। अब आप इस 4 को उस तरफ भेजेंगे तो भाई 0/4 करने पे कितना मिलेगा आपको मिलेगा केवल 0, ठीक है। अब यहां पे आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है कि k की कौन सी वैल्यू रखने पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे आपने k की वैल्यू रखी 15, चलिए अगर आप k की वैल्यू रख रहे हैं 15 तो यहां आपको मिलेगा 3 इंटू 1 विच इज 3 विच इज नॉट लेस देन 0, तो k की वैल्यू 15 नहीं हो सकती। आपने रखी k की वैल्यू 14, जब आप 14 रखेंगे तो 14 माइनस 12 हो जाएगा यहां पे 2, 14 माइनस 14 हो जाएगा 0, तो वो एक नहीं हो सकता बिकॉज यहां पे आपको लेस देन 0 चाहिए। आपने रखी k की वैल्यू मान लो 12, तो 12 माइनस 12 भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो वो भी नहीं हो सकता। तो आप रखेंगे k की वैल्यू 12 से भी कम, मान लीजिए 11, 11 माइनस 12 नेगेटिव, 11 माइनस 14 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मिलके हो जाएंगे पॉजिटिव, तो आपको वैल्यू मिल कहां रही है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एक वैल्यू जो हमने छोड़ी थी वो थी 13, तो आपने रखी k की वैल्यू 13, 13 माइनस 12 इज 1,
एंड 13 माइनस 14 इज -1, ठीक है। और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक 1 एक -1 मिला के एक्चुअली आएंगे लेस देन 0, ठीक है। तो 13 आपका एक आंसर हो सकता है। एक बार दोबारा, और देखो यहां पे सवाल में दिया भी हुआ इंटीग्रल वैल्यू, मतलब इंटीजर होनी चाहिए के की वैल्यू, तो आप डेसिमल और फ्रैक्शन की चिंता तो करेंगे ही नहीं। फिर से हमने क्या किया, हमने भैया यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को यूज करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास किया, ठीक है। वैसे तो हम इक्वेशन को ब्रैकेट ओपन करके भी सॉल्व कर सकते, लेकिन उसमें काफी मेहनत लगती। मेहनत कम करने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा स्मार्ट मूव किया कि दोनों पक्षों के पास जो भी वैल्यूज कॉमन थी वो हमने ले ली। जैसे यहाँ पे दोनों के पास k-12 है, आपने कॉमन ले लिया। दोनों के पास 4 और 8 है, मतलब 4 के मल्टीपल है, तो आपने 4 कॉमन ले लिया। तो 4 इंटू k-12 कॉमन लेने के बाद अंदर की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास k-14 बच रहा है, k-12 बच रहा है और 4 बच रहा है। इनको आपको शून्य से नीचे रखना है, क्योंकि आपको चाहिए नो रियल सॉल्यूशन, जो कि एक ही केस में मिलता है जब डी की वैल्यू शून्य से नीचे हो। डी की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो शून्य, शून्य से ज्यादा या शून्य से कम। तीनों केसेस में आपके पास अलग अलग रिजल्ट आते हैं। तो नो रियल सॉल्यूशन वाला जो रिजल्ट है वो कब मिलता है, जब डी की वैल्यू इज लेस देन 0। आपने सॉल्व किया, आपकी इक्वेशन यहां पे आके रुक गई। अब यहां पे आपको के की अलग अलग वैल्यूज पुट करके पता लगाना है कि किस वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये जो कंडीशन है कि 0 से कम होना चाहिए वो हो रही है। आपकी आजादी के लिए सवाल में दिया था कि इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, अर्थात इंटीजर चाहिए। तो आपने इंटीजर 15 चेक किया, 14 चेक किया, 12 चेक किया, 11 चेक किया, 13 चेक किया। इन चारों को, 13 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज में ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। हालांकि जब आपने 13 रखा तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो आपने उसको अपने जवाब के रूप में यहां पे मार्क किया है। 12 और 14 में क्या हो रहा था, 12 और 14 में शून्य के बराबर आ रहा था, और शून्य के बराबर आने का मतलब है कि भैया वहां पे रियल रूट्स होते हैं, इमेजिनरी नहीं होते, ठीक है। मतलब नो रियल रूट्स वाला कंडीशन इक्वल पे नहीं आता है, लेस देन 0 पे ही आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम करेंगे यहां पे एक बार कंप्यूटर जी से एक सलाह, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी, तो मतलब यहां पे यह सवाल हो जाता है हमारा समाप्त। हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर स्वच्छ स्क्रीन के साथ। चलिए प्रश्न क्रमांक 26, इफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी के प्लस 4 हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, एंड -4 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ k इज। यहां पे आपको दो इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन है, और इसके बारे में क्या बोला गया, इसके रूट्स कैसे हैं भाई, इक्वल हैं, ठीक है। दूसरी जानकारी क्या है कि जो दूसरी इक्वेशन है उसका एक रूट है -4, मतलब दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक वैल्यू है -4। अब यदि मैं दूसरी इक्वेशन को यूज करूं तो उससे मुझे क्या एडवांटेज होगा सर, दूसरी इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देखें तो वहां पे एक है p, जो कि अननोन क्वांटिटी है। सर ऐसे तो x भी अननोन है, लेकिन आपको पता है ना कि भाई -4 रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब x की वैल्यू एक तो पता है पर p की तो कुछ भी नहीं पता है। तो हम दूसरी इक्वेशन को यूज करके p की वैल्यू प्राप्त करेंगे, जिसको पहली इक्वेशन में पुट करके फिर हम आगे की जर्नी तय करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या है आपकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किस पे सेटिस्फाई हो रही है, मतलब किस पे सही जा रही है, इक्वल टू 0 आ रही है जब x इक्वल टू हो जाता है 4, ठीक है। जब x इक्वल टू 4 हो जाता है, -4 हो जाता है, माफ कीजिएगा, तब तो अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू -4 पुट करेंगे, तो -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -4 का स्क्वायर मतलब कितना, 16, p इंटू -4 मतलब -4p, साथ में यहां पे -4 इज इक्वल टू 0। 16 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, तो 12 माइनस 4p इक्वल टू 0। 12 इक्वल टू 4p हो जाएगा, 12/4 हो जाएगी p की वैल्यू। आसान गणित, p की वैल्यू कितनी आई, p की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करें हमने क्या किया, तो भाई जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी वहीं से हमने सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसके बारे में हमें ज्यादा स्पेसिफिक जानकारी पता थी कि उसका एक रूट मालूम है और वहां पे एक अननोन क्वांटिटी है p, जिसे सॉल्व करने के लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया।
अब p की वैल्यू मिलने के बाद इस p की वैल्यू को जो पहली इक्वेशन है वहां पे किया जाएगा सब्स्टिट्यूट, ताकि हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के थोड़ा और करीब आ सके। तो एक्स स्क्वायर, अब आपकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के बारे में हमें क्या पता है कि भाई इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स हैं इक्वल। इक्वल रूट्स का मतलब है d की वैल्यू होगी शून्य के बराबर। किसके बराबर? शून्य के बराबर होगी d की वैल्यू। d की वैल्यू शून्य होने का क्या मतलब है कि भाई b स्क्वायर माइनस 4ac वुड बी इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 4ac। अब आप b a c की वैल्यू इक्वेशन से उठाइए, यहां पे रखिए और अपना जवाब प्राप्त कर लीजिए। b होता है x का कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है, 4 रहेगा एज इट इज। a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि यहां पे है 1, और c होता है हमारा कांस्टेंट पार्ट जो कि यहां पे है k। 3 स्क्वायर जितना हमें गणित आता है होता है 9 के बराबर, और यहां पे जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज 4k। 9 डिवाइड बाय 4 करने पे हमें k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और सवाल में हमें क्या ही पूछा था? वैल्यू ऑफ k पूछी थी। तो भाई k की वैल्यू तक पहुंचने का रास्ता वाया था सेकेंड इक्वेशन थे, तो पहले सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके p की वैल्यू प्राप्त की, फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करके हमने इक्वेशन की जो जानकारी थी दैट इज इक्वल रूट्स, उसका यूज करते हुए k की वैल्यू प्राप्त की, दैट इज 9/4। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। आसान था जी सर, बहुत आसान। यहां पे हम क्या करेंगे, कंप्यूटर जी से एक बार अपना जवाब वेरीफाई कराएंगे। उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन डी, मतलब हमने इस सवाल को सही सॉल्व किया है। हम कर सकते हैं यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 27 क्या बोल रहा है आपसे, एक बार पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद जवाब की ओर आगे बढ़ेंगे। कि 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इसका एक 0 रेसिप्रोकल है दूसरे का। अर्थात अगर आपका एक 0 है अल्फा, दूसरा 0 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब आपको बताने हैं दोनों जीरोस कौन से होंगे, ठीक है। सर दो जीरोस हैं तो एक 0 को हम अल्फा बोल सकते हैं या फिर आप ए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक 0 को आपने बोला कितना, एक 0 को हमने बोला a, तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा सर? दूसरा 0 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, दैट इज उल्टा, मतलब 1/a हो जाएगा दूसरा 0। अब जब आपके पास दोनों जीरोस के बारे में कुछ जानकारी है तो आप आसानी से दोनों जीरोस निकाल सकते हैं। दोनों जीरोस को निकालने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है, एक होती है सम की, दूसरी होती है प्रोडक्ट की, ठीक है। सम कैसे निकालते हैं? ऐड करके, वो होता है -b/a। प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? मल्टीप्लाई करने पे आता है c/a। ये दो बेसिक कंडीशन की हेल्प से हम सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब यहां पे देखिए प्रोडक्ट यहां पे आसान हो जाएगा बिकॉज रेसिप्रोकल है, तो a इंटू 1/a वुड बी इक्वल टू c दैट इज 6/a। अच्छा एक मिनट, यहां पे a दिया तो हम इसको एक काम करते हैं b लिख लेते हैं ताकि इजीली कंफ्यूजन ना हो हमारे पास। तो अगर एक रूट है b, दूसरा 1/b, तो यहां हो जाएगा b/1/b। c/a मतलब c की वैल्यू 6, और यहां हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन तो इनकम्प्लीट है, उसमें a की वैल्यू है ही नहीं, तो a की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी बेसिकली अभी मेहनत करके। तो यहां पे b और b कैंसल, 1 वुड बी इक्वल टू 6/a विच क्लियरली टेल्स अस दैट, यहां पे हमें पता चलता है कि a की वैल्यू है 6। तो हमारी इक्वेशन जो कि इनकम्प्लीट थी वो अब कंप्लीट हो जाएगी, 6x² प्लस 15x प्लस 6। अब दो ऑप्शन है, या तो इसको आप सॉल्व कीजिए और दोनों रूट्स निकालिए, या फिर आप यहां पे दूसरी वाली कंडीशन एडिशन वाली को यूज करके आप अपना आंसर निकालिए। दोनों ही केसेस में मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको फैक्टराइज करने से, 6x² प्लस 15x प्लस 6। अब क्या करना पड़ेगा हमें? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो क्या कहती है कि बीच वाले को दो पार्ट्स में ब्रेक करो, a और b। पर जब आप बीच वाले को ब्रेक करेंगे तो आजू बाजू वालों को डिस्टरबेंस होगा, और उनका डिस्टरबेंस कम करने का तरीका क्या है सर? उनका डिस्टरबेंस कम करने का तरीका है कि भाई उनसे एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो इक्वेशन में कंफर्म करने का तरीका है कि ऐड करने पे 15 आ जाए
और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 36। अगर ऐसा आपको मिल जाता हो, 36 मैंने रैंडमली नहीं बोला, वो 36 आया कहां से है, तो भाई a इंटू बी करने पे आना चाहिए 6 इंटू 6, एक ये वाला 6 एक ये वाला 6, आजू बाजू वाले दोनों। ठीक है, चलिए अब ढूंढिए सर 12 इंटू 3 करने पे आता है 36, 12 3 36 एंड 12 प्लस 3 होता है 15, तो इसी को हम यूज करेंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3x प्लस 6 ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पे आप लेंगे 6x कॉमन, आपको मिलेगा x प्लस 2। ठीक है, यहां पे आप लेंगे प्लस 3 कॉमन, आपको मिलेगा x प्लस 2। क्या आपको ये समझ में आया? क्या ये आसान था? 6x कॉमन लिया आपने, आपको मिलेगा x प्लस 2, प्लस 3 कॉमन लिया आपको मिलेगा x प्लस 2। यहां पे आएगा 6x प्लस 3, या अगर आप पहले x प्लस 2 कॉमन लेना चाहें तो x प्लस 2, यहां आएगा 6x प्लस 3। ठीक है, आपने लिया x प्लस 2। अब देखो यहां पे आपको क्या निकालने, जीरोस निकालने, तो जीरो निकालने का तरीका क्या होता है सर? जीरो निकालने का मतलब है x की वो वैल्यूज जो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को शून्य के बराबर बना दें। ठीक है, तो देखो दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे शून्य आ रहा है, ऐसा कब हो सकता है सर? दोनों में से कोई एक शून्य होगा तभी हो सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। और यदि दोनों में से कोई एक शून्य है तो कौन सा शून्य है ये तो हम देख के नहीं बता सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें करना पड़ेगा यहां पे इसको सॉल्व। तो x प्लस 2, वहां से हमें एक मिलेगी x की वैल्यू कितनी, -2। दूसरी वैल्यू यहां से मिलेगी 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 6x हो जाएगा -3 के बराबर, तो x हो जाएगा -3/6, अर्थात x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। तो एक वैल्यू -2, दूसरी वैल्यू -1/2। इन दोनों वैल्यूज को यदि हम ऑप्शन बी को ध्यान से देखें तो वहां पे हमें दिखती हैं, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए इसके काफी करीब है, क्योंकि वहां पे देखो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। तो यदि आप हल्की सी भी जल्दी में हुए और आपने साइन का ध्यान नहीं दिया तो जल्दबाजी में ऑप्शन ए मार्क करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा साइन के साथ सही आंसर मार्क करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स कट सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी, तो मतलब हमने सही सॉल्व किया था। सवाल की यदि हम अप्रोच आपको समझाएं तो हमने क्या किया, पहले हमने जो ये जानकारी दी थी रेसिप्रोकल वाली सवाल ने, उसको यूज किया। उसको यूज करते हुए हमने हमारी इक्वेशन में जो एक अननोन क्वांटिटी थी दैट इज ए, उसको पता लगाया। देखो यूं देखा जाए तो एक्स स्क्वायर या एक्स भी अननोन, लेकिन भाई साहब उनको तो आप फिर भी मैनेज कर सकते हो, बिकॉज उनकी वैल्यू पुट करके आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। पर एक ही इक्वेशन में दो अननोन, एक ए एक एक्स, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपने पहले उस ए की वैल्यू प्राप्त की, उससे आपने आपकी इक्वेशन प्राप्त की, फिर इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपने फाइनल आंसर बताया, जहां पे आपको x की वैल्यूज मिली। जैसे ही आपको x की वैल्यूज मिली, आपने यहां पे आंसर मार्क किया ऑप्शन बी, -2 एंड -1/2, जो कि कंप्यूटर जी ने वेरीफाई भी कर दिया है। चलिए यहां पे हमारी स्क्रीन हो जाती है क्लियर। अब हम मूव करेंगे प्रश्न क्रमांक 28 की ओर, जो क्या बोल रहा है हमसे कि द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये कोई साइन है जिसको आप अल्फा बीटा कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है, सैटिस्फाइंग द रिलेशन y इक्वल्स टू अल्फा x -5 वेयर x एंड y आर सॉल्यूशन। तो यहां पे हमें देखो क्या क्या दिया है, आपको इस पर्टिकुलर साइन की वैल्यू प्राप्त करनी है, जो कि मिलता है आपको यहां से, लैम्डा बोलते, माफ कीजिएगा इसको अल्फा नहीं बोलते, तो y इक्वल टू लैम्डा x -5। अब ये y, ये पता करने के लिए जो साइन है लैम्डा, उसकी वैल्यू पता करने के लिए आपको पहले x और y पता होना चाहिए। x और y कहां से पता होगा, सीधे सीधे तो देंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है भाई, एनटीएससी का सवाल है तो सीधे कोई चीज तो होगी नहीं। तो आप लोगों ने क्या बोला, x और y हम नहीं बता रहे, आप निकालिए x और y कहां से भाई, पेयर ऑफ इक्वेशन से, जो कि ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही, इनका यूज करें और अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हुए x और y की वैल्यू प्राप्त करें, फिर उसे इस वाली इक्वेशन में पुट करके लैम्डा की वैल्यू प्राप्त करें। तो ये पूरी कहानी है सवाल की। तो हमारा पहला काम क्या है, हमारा पहला कर्तव्य है कि x प्लस 2y इक्वल टू 10 इस इक्वेशन को, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 360
इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा हम सॉल्व करें और एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त करें। वो कैसे करेंगे हम? सर यहां पे हम कर सकते हैं इंटू 2। क्यों भैया? सर तभी तो एक वेरिएबल सेम आएगा और कैंसिल करने को चांस मिलेगा। चलिए, तो आपके पास एक्चुअल था, दूसरी वाली इक्वेशन में आपने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, इंटू 1 लिख लीजिए अगर आपको लिखना ही है तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 360, नो छेड़छाड़। ऊपर वाली में आपने इंटू 2 किया है तो भैया वो हो जाएगी 2x प्लस 4y, डबल हो गई और 10 का डबल हो गया 20। इससे क्या हुआ? इससे आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की अब आजादी मिल जाती है। किस प्रकार? आप दोनों इक्वेशन को करेंगे माइनस, 3x में से 2x गया, केवल x बचेगा, 4y में से 4y गया तो शून्य बचेगा, 360 में से 320 गया, केवल 20 गया तो कितना बचेगा? 340 बचेगा। आपको क्या मिला? x की वैल्यू कितनी है? 340। क्या अकेले x की वैल्यू प्राप्त करनी थी? नहीं सर, y की वैल्यू भी प्राप्त करनी थी। वो आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो भाई इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसी को यूज करेंगे। तो 340 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये जो 340 है उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा माइनस 340, तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 340। सॉल्व करेंगे हम इसे आगे तो हमें मिलेगा 2y इक्वल टू कितना? 2y इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 330, वो भी नेगेटिव। ठीक है, तो y की वैल्यू माइनस 330 अपॉन 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 165। यदि मैं गलत नहीं हूं तो एक बार डिवाइड करके देखो, 2 1 2 13, 2 6 12, 1 बचेगा 10, 2 5 10, बिल्कुल ठीक। 165 नेगेटिव में आएगी आपकी y की वैल्यू। क्या केवल x और y की वैल्यू निकालना हमारा काम था? नहीं सर, अभी तो हमारा काम आधा हुआ है, मतलब कह सकते हैं 2/3 हुआ है, 1/3 काम बाकी, जहां पे हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे? x और y की वैल्यू वहां पे पुट करके। तो y की जगह लिखा मैंने माइनस 165, यहां पे लैम्डा को मैंने एज इट इज लिख दिया यहां पे। अगर मैं वैसा ही ड्रॉ कर पाया तो चलिए ऐसा कुछ बना देते हैं इसको, ताकि आपको मुझे दिख जाए कि ये लैम्डा है। ठीक है, वहां पे आएगा x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू है 340 और साथ में है -5। अब ये जो -5 है, सबसे पहले तो ये साइड चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा? सब -5 बन जाएगा +5। 340 में से क्यों माइनस नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब 340 इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ लैम्डा, तो आप डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा -165 +5, क्योंकि -5 साइड चेंज करेगा तो +5 हो जाएगा, लैम्डा 340। यहां पे आप सॉल्व करेंगे इसको तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -160 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 340। अब आप क्या करेंगे? इस 340 को आप भेज देंगे नीचे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी -160 अपॉन 340 इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे यदि आगे तो शून्य से शून्य कैंसिल, 2 के टेबल में आता है 16 तो -8 और 2 के टेबल में आता है 17, तो यहां 34 तो 17 -8 अपॉन 17 इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या? वैल्यू ऑफ फाफड़ा, सॉरी लैम्डा। ठीक है, वो दोनों सेम साउंडिंग है। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है? लो, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, लेकिन भगवान की दया से हमारे पास ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और हां, जितनी बार मैंने एग्जाम दिया ना, जब भी मेरा जवाब ऑप्शन से मैच नहीं हुआ है, मेरे मन में थोड़ा सा ऐसे धक धक तो हुआ है। ठीक है, तो वो जो धड़कन हमारी दिल की बड़ी है उसको मैं कैसे कम करता हूं? तो भाई दोबारा उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक बार पूरे सवाल को दोबारा चेक करता हूं कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, क्योंकि भाई हम मनुष्य हैं, गलती करना हमारा परम कर्तव्य है या हमारी आदत है, हम गलती कर सकते हैं। तो अगर मेरा जवाब नन ऑफ दिस आता है तो आई डोंट नो आप में से कितनों की आदत है, अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपकी भी आदत है कि आप हमेशा जब भी नन ऑफ दिस आता है तो एक बार दोबारा अपने ऑप्शन को चेक करते हैं या पूरे क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। इंटू 2 नहीं, अपना जवाब तो लगभग ऑलमोस्ट सही है। कितना? -8/17। एक बार कंप्यूटर जी से और देख लेते उनका जवाब क्या आ रहा है, एक बार प्रेयर करते हुए। हे कंप्यूटर महाशय, मैं आपको 1 किलो गुलाब जामुन खिलाऊंगा, आप मेरा ये सवाल ठीक कर दीजिए। उनका जवाब भी है ऑप्शन डी, गुलाब जामुन खाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं, कल परसों देखते हैं कब खाएंगे। चलिए ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, जो कि कर चुके हैं। सवाल नंबर 29 है यहाँ पे हमारे पास, जो क्या बोल रहा है हमसे
कि a एंड b आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस डी इक्वल टू 0। आपके पास रूट्स दिए किसके, a एंड b इस इक्वेशन के, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस डी इक्वल टू 0, वाइल एक दूसरे दो रूट्स दिए a और c, जिसमें a दोनों के पास है, ठीक है, जो कि किसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2d इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन लिंक देखो dd है और वो पे a है। इफ देयर इज ओनली वन रूट, मतलब कल को आप ये ना बोलें कि b और c भी बराबर है, इसलिए अलग से मेंशन किया है कि देयर इज ओनली वन रूट, अर्थात b और d के b और c कभी भी बराबर नहीं हो सकते, वो अलग ही होंगे, ठीक है, क्योंकि केवल वन कॉमन रूट है, देन आपको वैल्यू ऑफ d बतानी है। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखो रूट्स के बारे में हमें जो जानकारी है वो है सम और प्रोडक्ट की, तो सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज a प्लस बी, इन दिस केस माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस 5 अपॉन ए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, क्योंकि b क्या होता है, b होता है x का कोएफिशिएंट, अगर वो पॉजिटिव है तो यहां पे क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में या हमारे जो एक्चुअल मेथड है उसमें माइनस बी अपॉन ए होता है तो नेगेटिव हो जाता है। मल्टीप्लाई करने पे कितना, तो सर a इंटू बी करने पे आएगा d अपॉन 1, दैट इज d, ये एक इक्वेशन से आया। दूसरे वाले से आपको मिलेगा कि a प्लस सी इक्वल टू माइनस 6 और a इंटू सी इक्वल टू 2d। क्या आपको ये समझ में आया जी? चलिए अब आप वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, तो सर वैल्यू प्राप्त करने के लिए पहले हमें यहां पे सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यदि हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी तब तो सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए तो यहां से आपको मिल सकता है, जैसे d की वैल्यू उठा के अगर मैं वहां पुट करूं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या, तो AC वुड बी इक्वल टू 2 इंटू ए बी। क्या ये ठीक है, क्या बोला मैंने, AC वुड बी इक्वल टू 2 इंटू ए बी। क्या मिला यहां से, सर क्योंकि दोनों के पास a है तो a कैंसल, C वुड बी इक्वल टू 2b। क्या इतना ठीक है, क्या बोला मैंने, C वुड बी इक्वल टू कितना 2b। अब अगर मैं C की वैल्यू वहां पे यूज करूं, वहां पे रखूं, तो मुझे शायद इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कुछ बेसिक जानकारी मिल जाए। तो आपने लिखा यहां पे a प्लस बी इक्वल टू माइनस 5, यहां से मिला आपको a प्लस 2b। अब ये कैसे मिला, सर C की वैल्यू 2b के बराबर है तो ये मिला माइनस 6 के बराबर। दो इक्वेशन, वेरिएबल भी सेम, पहले देखो एक a b फिर और a c था, अब दोनों a b के रूप में आ गए तो सॉल्व करना पॉसिबल है। क्या करोगे आप, सर माइनस कर देते हैं, चलिए आप कह रहे हैं माइनस कर देते तो माइनस करेंगे, a माइनस a शून्य, b माइनस 2b वुड बी माइनस b, क्योंकि 2b बड़ा हो जाएगा और वो नेगेटिव के साथ है तो माइनस b हो जाएगा। माइनस 5 प्लस 6, माइनस 5 प्लस 6 का मतलब कितना हो जाएगा, सर माइनस 5 प्लस 6 हो जाएगा यहां पे 1, तो b की वैल्यू बेसिकली आएगी यहां पे माइनस 1। अब अगर b की वैल्यू है माइनस 1 तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर c की वैल्यू होनी चाहिए माइनस 2, ठीक है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2। लेकिन क्या सिर्फ a b और c की वैल्यू से हमारा जवाब आएगा, नहीं, हमें जवाब निकालने के लिए a की वैल्यू भी चाहिए, तो वो कहां से निकालेंगे, सर इक्वेशन है हमारे पास जो कहती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 5 है, तो a प्लस माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5, माइनस 1 वहां जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1, तो a इक्वल टू माइनस 5 प्लस 1, मतलब a की वैल्यू होगी माइनस 4। अब a की वैल्यू माइनस 4, b की वैल्यू माइनस 1, तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे अब d की वैल्यू जो कि है a इंटू बी, दैट इज d, तो a की वैल्यू माइनस 4, b की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू d, तो 4 हो जाएगी d की वैल्यू, जो कि यहां पे है ऑप्शन d स्वयं। चलो एक बार दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा तेज हो गया ये वाला सवाल, थोड़ा आराम से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो भाई देखो यहां पे दिया ये था हमें कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, यहां पे मैं एक बार लिख दूं -4 - 1 इक्वल टू d। चलिए पहली इक्वेशन के बारे में जानकारी थी कि दो रूट है a और b, जिसके रूट्स आपने यहां पे लिखा सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू d, क्योंकि भाई आपको पता है सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट होता है c/a। दूसरी इक्वेशन के बारे में भी जानकारी थी कि दो रूट्स हैं a और c, मतलब दोनों इक्वेशन में एक रूट तो कॉमन है a और c, a दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो वहां से आपको मिला a प्लस c दैट इज -6 और a इंटू सी दैट इज 2d, ठीक है। अब आपने वहां पे
कंपेयर करते हुए बी और सी के बीच में कनेक्शन निकाला, क्योंकि यदि वो कनेक्शन नहीं आता तो यहां पे जो हमारे पास इक्वेशंस थी उनको सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमने यही सीखा है यदि दो अननोन क्वांटिटीज हैं तो दो इक्वेशन, तीन है तो तीन इक्वेशन। तो यहां पे हमारे पास दो इक्वेशन थी, हमने एक तीसरी इक्वेशन निकाली जिससे हमें सी को रिप्लेस करने की जगह मिली, सी को हमने बी से रिप्लेस किया और सॉल्व करते हुए इक्वेशन पूरे सॉल्यूशन को हमने निकाला, जहां पे हमें बी की वैल्यू मिली पहले, फिर सी की मिली, उसके बाद हमें मिली ए और बी की वैल्यू। अब तीनों वैल्यूज मिलने के बाद हमने डी निकाल दिया, बिकॉज डी निकालने के हमारे पास दो चीजें थी, एक तो ये एक ये, दोनों में से कोई भी यूज करके हम अपना आंसर बता सकते थे और हमारा आंसर आया डी की वैल्यू 4। पर क्या हमारा सवाल यहां पे समाप्त होता है? नहीं सर, जब तक आपके आदरणीय कंप्यूटर जी हाँ नहीं बोलेंगे तब तक सवाल समाप्त कहां होता है। जी हाँ बिल्कुल, मेरा दर्द आप ही समझ सकते हैं। ऑप्शन डी 4 सही है कंप्यूटर जी के हिसाब से भी। तो मतलब यहां पे हमें मिलता है इस स्क्रीन को क्लियर करने का अब पूरा पूरा अधिकार। आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं सवाल नंबर 30 पे, जो क्या बोल रहा है आपसे कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो एक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, जिसके रूट्स के बारे में या जीरोस के बारे में दिया है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, तो आपको बताना है ए प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी। क्या बताना है आपको? ए प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी, क्या वो, और जब वैल्यू निकाल लोगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका नेचर तो बता ही दोगे। अब यहां पे हमारे सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, जब पावर 3 होती है तो रूट्स के बीच में क्या कनेक्शन होता है, उनका क्या नेचर होता है, सम प्रोडक्ट वाली बात आपको पहले से सिखाई गई है। ठीक है, कक्षा 10वीं में सिखाते हैं, चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स। हालांकि वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं सिखाया गया, लेकिन इतना तो बताया है कि सम ऑफ द जीरोस कितना होता है, प्रोडक्ट कितना होता है, और उसके प्रोडक्ट ऑफ 2 कितना होता है, क्योंकि यहां पे 3 जीरोस होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ 3 कितना होता है। ठीक है, ये तीनों आपको सिखाया गया होगा फॉर श्योर। अगर नहीं सिखाया गया तो यहां पे रिवाइज कर लेते। चलिए, जो जीरोस होते हैं मतलब दैट इज तीनों जीरोस जो है आपके, उनका सम करने पे हमेशा की तरह आता है माइनस बी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 आपने पहले भी किया था, जब आपके पास पावर 2 होती है और 2 रूट्स होते हैं तब कितना होता है सर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है सी बाय ए, तो यहां भी सी बाय ए आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ 3 मतलब तीनों साथ में, तो वो हो जाता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो यहां पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, देखो आपको पैटर्न खुद ही समझ में आ गया होगा, एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव। और हाँ, एक और चीज देखो, सम में क्या होता है, एक एक करके काउंट होते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊं यहां पे, तो सम में एक एक करके काउंट होते हैं, प्रोडक्ट में दो दो काउंट होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ 3 में 3 साथ में काउंट होते हैं। तो जब इवन नंबर है काउंटिंग का तो पॉजिटिव, ऑड नंबर है काउंटिंग का तो नेगेटिव। अच्छा, अब सम का मतलब क्या होगा? सम का मतलब होगा कि अगर 3 रूट हैं अल्फा, बीटा और गामा, जिनको हम ए बी सी और एक्स वाई जेड नहीं बोलते बिकॉज वो अक्सर यूज हो रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाय। प्रोडक्ट ऑफ 2 का मतलब होता है कि दो दो को साथ में मल्टीप्लाई करना, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और देन गामा अल्फा। ठीक है, ये आपने क्या किया, दो दो को साथ में मल्टीप्लाई किया, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, और कोई ऑप्शन बचा नहीं। तीनों का मतलब, तीनों को प्रोडक्ट करना मतलब अल्फा बीटा गामा, तीनों को साथ में मल्टीप्लाई करना। अब इनको यूज करके हम अपना जवाब निकाल सकते हैं। सबसे पहले आएगा तीनों का जोड़ने पे कितना आएगा, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी करने पे हमें मिलना चाहिए माइनस बी बाय। माइनस बी मतलब ये देखो, बीच वाला जो होता है ये पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b, तीसरा c, चौथा d, हमेशा की तरह। ठीक है, तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन a की वैल्यू तो 1 ही है बिकॉज एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1। आप d और d पॉजिटिव नेगेटिव को कर देंगे कैंसिल, तीनों a जुड़ जाएंगे तो आपको मिलेगा 3a इक्वल टू 3, अर्थात a की वैल्यू 1। दूसरे पार्ट में जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस डी इंटू ए, दैट इज पहला और दूसरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटू ए यहां लिख दीजिए, फिर दूसरा और तीसरा दैट इज a इंटू ए प्लस, सॉरी दूसरा है आपका कौन सा, हाँ a इंटू ए प्लस डी, और तीसरा और पहला मतलब a प्लस डी इंटू ए माइनस डी। इनको करने पे क्या मिलता है, c बाय ए, c मतलब यहां पे कितना है देखो 1 है,
क्योंकि भाई x की पावर कितनी है 1, ठीक है, x के साथ सॉरी कोएफिशिएंट कितना है 1। चलिए इसको यदि आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी, और यह है a प्लस डी इंटू ए माइनस, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का एक फॉर्म जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पे माइनस ए डी प्लस ए डी हो जाएंगे कैंसल, ए स्क्वायर तीन बार है तो जिसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 3a स्क्वायर माइनस एक बार है डी स्क्वायर तो माइनस लिख दिया आपने डी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे इसको, सर इसको हम करेंगे यदि सॉल्व तो आपको मिलेगा 3a स्क्वायर वहां जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3a स्क्वायर। आपको a स्क्वायर या फिर a की वैल्यू भली भांति ज्ञात है, यहां पे आपने निकाली है, तो उसको रिप्लेस करते हुए आप यहां पे लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3, क्योंकि a स्क्वायर है 1 तो 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर हो गया माइनस 2 के बराबर, डी स्क्वायर हो गया 2 के बराबर, तो d की वैल्यू हो गई √2। ठीक है, ये तो हमने निकाला सेकेंड वाले से। अब हम थर्ड वाले से यदि एक बार इसको कंफर्म भी करें तो थर्ड वाले के हिसाब से तीनों को मल्टीप्लाई करने पे दैट इज a माइनस डी इंटू ए प्लस डी करने पे आपको मिलना चाहिए माइनस डी बाय दैट इज माइनस 1 बाय 1, तो माइनस 1। अब a की वैल्यू है 1 तो 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, सर ये हो जाएगा बेसिकली 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी जो कि होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो जो 1 यहां पे है साइड चेंज करके उस तरफ जाएगा तो आपको देगा माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2। कैसे सर 1 वहां जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा, माइनस 1 हो जाएंगे माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर इक्वल टू 2 दैट इज डी की वैल्यू हो जाएगी √2 जैसा कि यहां पे आ रहा है। लेकिन हमेशा डी की वैल्यू जब भी आप निकालते हैं या फिर स्क्वायर से आप उल्टा करते हैं तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उसका ध्यान रखें। ठीक है, तो डी की दो वैल्यू पॉजिटिव है, एक तो या तो √2 या तो माइनस ऑफ √2। ठीक है, मतलब माइनस बाहर और √2 उसके पीछे, तो रूट के अंदर नहीं है माइनस, रूट के बाहर है, लेकिन कुछ इस प्रकार कि एक वैल्यू हो जाएगी √2 दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ √2। ठीक है, और यदि d की वैल्यू √2 है तो a प्लस डी मतलब यहां पे a की वैल्यू है 1 प्लस √2 जो कि क्लियरली क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। एक बार फिर से हमने सवाल कहां से शुरू किया था, सवाल शुरू किया था हमने वो कॉन्सेप्ट जो कि आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जो कि है क्यूबिक इक्वेशन के लिए, जो कहता है कि सम करने पे आएगा माइनस बी बाय ए, दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे आएगा c बाय ए, और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस डी बाय, जो मैं करता ना 1 2 3, तो देखो यहां पे तीनों अकेले हैं तो 1 1, यहां पे दो साथ में है तो 2, और यहां पे तीनों साथ में है तो 3। तो जब 1 हो या 3 हो तो नेगेटिव आता है, जब 2 होंगे तो पॉजिटिव आएगा। कल को अगर पावर 4 हो जाती है तब भी आप इसी तरीके से रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं कि इनका चारों रूट्स का। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आगे। चलिए, आपको मिली, इनको सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू आपने वेरीफाई कर लिया, दोनों तरीके से d की वैल्यू √2 या माइनस √2 आ रही है। दोनों ही केसेस में a प्लस डी की वैल्यू एक्चुअली हो जाएगी एक इर्रेशनल नंबर, क्योंकि भैया किसी भी रैशनल नंबर में इर्रेशनल आप ऐड करोगे तो आपका जवाब क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। इसी के साथ हम एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते, उनका जवाब क्या आ रहा है, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। अब अगला पार्ट है हमारा बिफोर एक अल्प विराम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ऐप एंड आवर वेबसाइट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यूट्यूब का जो हमारा चैनल उस पर हजारों वीडियोस हैं, ठीक है, और हमें अक्सर हमारे स्टूडेंट्स के ईमेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि सर हमें ये प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, ये चैप्टर नहीं मिल रहा है या फिर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, जो कि कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि भैया वो तो ज्ञान का महासागर है हमारा यूट्यूब चैनल, इतने सारे सेशंस हैं, रोज नए सेशंस ऐड होते रहते हैं, तो आपके काम के सेशंस आपको ना मिले ये कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है। तो इसीलिए हमने आपकी इन सारी समस्याओं का एक समाधान निकाला है। ये समाधान क्या है कि भैया हमने बना दी है हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप।
जो कि आपका सारा कंटेंट क्लासिफाई कर देती है आपकी जरूरत के हिसाब से। आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए मैनेट ब्रेन्स, आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले वो आपको कैटेगरी पूछ लेगा आपको क्या पढ़ना है। क्या आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम मतलब अपने बोर्ड्स की तैयारी करनी है या फिर अपने स्कूल एग्जाम की तैयारी करनी है, एनटीएससी पढ़ना है, ओलंपियाड पढ़ना है या स्टेट एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। आपने एनटीएससी चूज किया, वेरी गुड। एनटीएससी पे आप जाएंगे, आपको एनटीएससी के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के सारे सेशन जो भी हमने बनाए हैं वो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे। आपको फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स पे जाइए, मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स पे जाइए, सोशल स्टडीज पढ़नी है, वहां जाइए। समय बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स के सब्जेक्ट के नीचे जाके आप वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। आपको मैथ्स से संबंधित सारे चैप्टर्स, ठीक है, जो हमने कवर अप किए हैं उनके सारे सेशंस एक ही जगह पे मिल जाते हैं। देखो चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम, हमने 22 लेक्चर बनाए हैं, आपको 22 के 22 लेक्चर एक जगह पे मिल जाते हैं। किस लेक्चर में, किस टॉपिक में, किस सेशन में क्या पढ़ाया है, क्या उसकी ड्यूरेशन है, वो सब आपको यहां पे लिखा हुआ मिल जाता है इन प्रॉपर सीक्वेंस। देखो हमने नंबरिंग भी करके रखी ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बस यहां पहुंचे, जो भी आपको सेशन पढ़ना है उसे आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करें और आपका वो सेशन खुल जाएगा और आप आसानी से अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार, जैसे यहां पे आपको दिख रहे हैं आपके वही टीचर्स जो आपको एनटीएससी मैथ्स पढ़ाते हैं वही लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, जो कि हूबहू यूट्यूब पे डिलीवर होता है। सेम क्वालिटी, सेम कंटेंट, सेम टीचर्स एंड एवरीथिंग एट द टॉप ऑफ इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल भी आपको इस वेबसाइट को या हमारी ऐप को यूज करने का एक भी रुपया नहीं देना है। आप केवल क्या करें, इसको यूज करें एंड प्लीज एक छोटी सी हेल्प, इसको शेयर करें, बिकॉज जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए हर बच्चे को, वो डिलीवर हो पाए और मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाए। इस सेशन में हमने क्या किया, हमारा जो 100% फ्री कोर्स चल रहा है एनटीएससी का, उसमें हमने सैट पार्ट में स्टेज 1 का अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व, जो कि हम पिछले बहुत सारे सेशन में कर चुके हैं। और सारे सेशन आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इजीली एक्सेसिबल है। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर करना है, बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड। विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता और जब आप किसी को विद्या शेयर करते हैं तो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन भी कुछ नहीं होता, ठीक है। आप बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे जब आप और आपके दोस्त सब मिलके अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।